में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। किसी भी हादसे का रूनुमा होना एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार करना फितरत के मुनाफी है। ज़मीनी हो या फ़िज़ाई, किसी भी हादसे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। सादा लफ्ज़ों में उस वक्त सब ठीक नहीं होता। दुनिया भर में हादसात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात अपनाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान में तासुर ये है कि ज़्यादातर अवाम तिबई मौत की बजाय हादसाती मौत का शिकार होते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के फ़िज़ाई हादसात की बात हो तो गुज़िश्ता 60 सालों के दौरान कई मुसाफिर तैयारे हादसात का शिकार हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद आज भी हिफाजती इक़दामात इस कदर कमज़ोर साबित हो रहे हैं कि 2 बरस में 2 बड़े फ़िज़ाई हादसात रूनुमा हुए। 20 अप्रैल 2012 को रावलपिंडी में कोराल के करीब भोजा एयर का मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार बना, जबकि जुलाई 2010 में एयर ब्लू की फ़्लाइट 202 रनवे की बजाय मारगला हिल्स में उतर गई। ये सब हमारे मुल्क में महफूज फ़िज़ाई सफ़र समेत एविएशन के इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। दुनिया भर में फ़िज़ाई हादसात की शरह कहाँ ज़्यादा है और क्यों? हमारे मुल्क में पे दर पे फ़िज़ाई हादसात का असल ज़िम्मेदार कौन है और ऐसे हादसात की तहकीकात को मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जाता? इस तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री में आप हालिया 2 बड़े फ़िज़ाई हादसात के हक़ाइक़ जानने के साथ साथ एविएशन की कारकर्दगी और ज़िम्मेदारियों का तयन भी कर सकेंगे। टीवी रिमोट को एक तरफ रखकर सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आप हमारी फ़िज़ाई तफ्तीश में हमारे साथ टेक ऑफ कर चुके हैं। भोजा बोइंग 737 एयर फ्लाइट B4 213-200 20 अप्रैल 2012 के रोज ये मुसाफिर तैयारा लैंडिंग से चंद लम्हे कबल ही गिरकर तबाह हो गया। ये हादसा हुसैनाबाद रावलपिंडी में कोराल के करीब एयरपोर्ट से लगभग 6 किलोमीटर के फासले पर पेश आया है। हादसे से लेकर अब तक यहाँ से जहाज का मलबा इकट्ठा किए जाने का काम जारी है। इस हादसे में 127 अफराद लुकमा अजल बन गए, जिसमें 7 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। यूँ समझा कि इस खंबे को आग लगी और आसमानी बिजली पड़ी, हमारा घर गिर गया। हमें नहीं पता चला तैयारा तबाह हुआ है। हमने ये समझा कि आसमानी कोई गड़क चमक की आवाज़ है, लेकिन वो हमने ये नहीं देखा जहाज है। हमने वो महसूस ही नहीं, ज़हन में नहीं था कि जहाज आ गया है। भोजा तैयारे को ये हादसा अंदरूने मुल्क अपनी पहली फ्लाइट के दौरान पेश आया। ये फ्लाइट कराची से इस्लामाबाद के लिए शाम 5 बजे रवाना हुई थी। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक तैयारे का कंट्रोल टावर से 7:40 पर राब्ता मुनक़िता हो गया, जबकि 7:45 पर यह तैयारा अचानक गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई तहकीकात में इस हादसे की वजह खराब मौसम बताई गई है। ज़्यादातर इम्कानात मैं एक अपने तजर्बे की रोशनी में और जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो ये है कि मौसम की ख़राबी उसकी बहुत बड़ी वजह दिखाई दे रही है, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हक़ाइक़ तक पहुँचेंगे। इतना मौसम ख़राब नहीं था कि ख़राब तो होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी तूफ़ान और गरज चमक के साथ बादल, क्योंकि ये लैन ये जहाज़ों की है, तो हमने ये देखा कि जहाज़ गुजर जाते हैं यहाँ से। उस शाम मौसम वाकई ख़राब था और बारिश के पेश नज़र ही यहाँ के ज़्यादातर मकीन घरों के अंदर मौजूद थे। उन्हें एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही तमाम लोग घरों से बाहर निकल आए। बाहर का मंजर इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाला था कि उनमें से कोई भी तमाम उम्र उसे भुला नहीं पाएंगे। जो ऐसी खौफनाक चीज़ें हैं उनको देखकर डर तो लगता है। ऐसा खौफनाक वाक़या
लाश और चीज़ है, मैयत और चीज़ है, इसमें फ़र्क है। बहुत डर लग रहा, 3 दिन हमने खाना नहीं खाया, इतना खौफ था हमें। जिधर ही देखें उधर आग ही आग नज़र आ रही थी, और ये लाल सुर्ख ऐसी आग शायद हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मोहम्मद मुख्तार, हुसैनाबाद के रिहायशी, ये वो शख्स हैं जिन्होंने किसी भी इमदाद के पहुंचने से कबल समा टीवी पर इस हादसे की मुकम्मल तफसीलात फराहम की थी। लाशें तो आप कह रहे हैं कि हैं वहाँ पर, लेकिन क्या आपको कोई जिंदा भी दिखाई दे रहा है, कोई जख्मी वहाँ से निकलता हुआ? नहीं, हमें कोई जिंदा नहीं दिखाई देगा, हमें तो कोई नहीं, टुकड़े पड़े हुए हैं बस। देखे अल्लाह ताला, हम तो सच परेशान है, बस इधर पहुँच गए हम दादी। उनके मुताबिक हादसे के वक्त वो अपनी 2 बेटियों के हमरा घर में मौजूद थे। खौफनाक धमाके की आवाज सुनते ही वो बाहर आए तो आग ने हर शय अपनी लपेट में ले रखी थी और कुछ इंसानी आज़ा भी उड़कर उनके सहन में आ गिरे थे। ये मंजर देखकर घबराहट में वो अपने बच्चों के हमरा महफूज मुकाम की तलाश में जुट गए। जैसा बाहर निकले, आगे वो दरवाज़ा मैंने खोला छोटा, वहाँ पर एक लाश गिरी हुई थी, तो फिर हम और शदीद डर गए, आगे भी आग लगी हुई थी। हम यहाँ से बढ़ गए हैं, वहाँ पे एक लाश पड़ी थी, फिर हम उनके घर गए हैं, अंदर दरवाज़ा खोला है तो वहाँ पे भी इतना लाशें पड़ी हुई थी। फिर हमें अब्बू ने वहाँ से नीचे दीवार से नीचे किया और फिर वहाँ उधर गए। पाकिस्तान में होने वाले फिजाई हादसात का जायजा लें तो हमारे मुल्क में ये कोई पहला फिजाई हादसा नहीं था कि जब कोई मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो जाए। इससे कबल 28 जुलाई 2010 के रोज एयर ब्लू की एयरबस मारगला की पहाड़ियों में हादसे का शिकार बनी। यूं तो पाकिस्तान में पहला फिजाई हादसा 1 अगस्त 1957 को हुआ था, जिसमें कौमी एयरलाइन का तैयारा खलीजे बंगाल में गिरकर तबाह हो गया। 1958 में PIA का एक और तैयारा नई दिल्ली में गिरकर तबाह हुआ। 1965 में पाकिस्तान में 2 फिजाई हादसात हुए, जिसमें लंदन के लिए पहली प्रवास करने वाला एक तैयारा मिस्र कायरा के करीब गिरकर तबाह हुआ, जबकि लवारी पास के करीब भी एक तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। जितनी एयरलाइंस बनती हैं, चाहे वो कार्गो के लिए हैं, चाहे वो पैसेंजर सर्विस के लिए हैं, उनको इजाज़त देना जब वो क्राइटेरिया मीट कर लें कि जी अब आप पाकिस्तान की फ़ज़ा में उड़ सकते हैं, और शायद इनमें लैप्सेस हुए हैं, और यही वजह है कि 1 साल में प्लस में हमारे 2 फेटल बड़े एक्सीडेंट्स हो गए हैं। ऑफ कोर्स बीच में 1-2 और भी हुए हैं। तफ्तीशी अंदाज से परखें तो ये बड़ा हैरान कुन है कि 1970 और 1972 में एक बार पहले भी 2 साल के अरसे के दौरान ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 तैयारे गिरकर तबाह हुए थे, जबकि 26 नवंबर 1979 को PIA की एक और परवाज गिरकर तबाह हुई, जिसमें 156 अफराद जाँ बहक हुए। 1980 की दिहाई में भी फोकर तैयारों के 2 हादसा वकूअ पजीर हुए, जबकि 10 जुलाई 2006 के रोज एक फोकर तैयारा मुल्तान में हादसे का शिकार हुआ। खास तौर पर लैंडिंग के दौरान तैयारों को पेश आने वाले हादसात की फहरिस्त का जायजा लें तो हालिया वाकयात के अलावा साल 1992 में भी PIA का एक तैयारा खटमंडू एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए आग लग जाने से हादसे का शिकार हुआ था। इन तमाम वाकयात में अगरचे बहुत सी बातें मुश्तरक और काबिल तफ्तीश हैं, मगर इनमें सबसे अहम बात ये कि इन तैयारों के हादसात की असल वजूहात कभी भी आवाम के सामने नहीं आ सकी और ना जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई। दूसरी तरफ वो भी हैं जो किसी के गुनाहों की सजा भुगतते हैं, यानी ऐसे लोग जो इन हादसात में अपने प्यारों को खो बैठते हैं। मेरे साथ जो मेरा दोस्त था एक, उसके नंबर पे अब्बू का फ़ोन आया और अब्बू ने यही कहा कि बेटा मम्मी नहीं आएंगी, जो जहाज़ आ रहा था वो गिर गया। नबील अहमद भोजा एयर के हादसे में मुतासिर होने वाले ऐसे खानदान के फर्द हैं जो इस हादसे में अपनी वालदा फहमीदा बेगम को खो चुके हैं। पता नहीं कौन कौन से रास्ते थे, वो वहाँ से गुजरते हुए सीधा उसी जगह पे पहुँचा जहाँ पहले डेड बॉडी जो देखी वो अम्मी की ही थी, लेकिन उस टाइम
दिल नहीं मान रहा था कि ये अम्मी होंगी। यही उम्मीद थी कि नहीं हो सकता है वो ज़ख्मी हो, वो हॉस्पिटल में हो सकता है कि माजूर हो गई हो, लेकिन शायद ज़िंदा हो। वालदा की अचानक मौत की खबर ने इनके घर को वीरान कर दिया। इनके लिए माँ की नागहानी मौत पर सब्र करना वाकई इंतहाई मुश्किल है। इस फिजाई हादसे का शिकार दीगर खानदान भी इन्हीं की तरह एक नाकाबिले बयान तकलीफ से गुजर रहे हैं। अक्सर मुसाफिरों की तरह इनकी वालदा की मैयत तो नाकाबिले शिनाख्त थी, मगर जहाज के मलबे से इन्हें उनकी वालदा की एक निशानी जरूर मिल गई है। अखबार में ऐसे बयान आ रहे हैं कि वो सीए पे डाल रहे हैं, वो उस पे डाल रहे हैं, वो उस पे डाल रहे हैं, वो टेक्निकल डाल रहे हैं, सब अपना बचाव कर रहे हैं ना। भोजा एयरलाइन है किसकी? मैं कुछ बोलूँगा तो अभी मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी यहाँ से। ग्रुप कैप्टन मुजाहिदुल इस्लाम ये भोजा एयर को पेश आने वाले हादसे की तहकीकाती टीम के इंचार्ज हैं, जो कायम होते ही ऑपोजिशन पार्टीज की जानिब से मुतनाज़िया करार दी जा चुकी है। मुजाहिदुल इस्लाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स समेत फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डीकोड हो जाने तक किसी भी ठोस वजह का अंदाजा लगाना कबिल अज़ वक्त होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस थी, वो रैकेज को बहुत टाइमली उसको प्रिजर्व कर लिया गया, वहाँ से उठा दिया गया उन लोगों को रिस्पाइट फ्राहम करने के लिए जो वहाँ के रहने वाले थे। उस रैकेज को भी एक सेफ जगह पे उस एविडेंस को महफूज कर लिया गया। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक इस हादसे में तबाह होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स डीकोड हो चुका है। तफ्तीशकारों का कहना है कि ब्लैक बॉक्स डीकोड होने से इन्हें तफ्तीश के लिए सिमत का तयन हो गया है। जिस मकसद के लिए एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया गया था, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था टू इम्प्रूव सेफ्टी और टू अवॉइड रेकरेंस, ताकि दोबारा वो चीज़ ना हो। तो वो तमाम तर रिकमेंडेशंस जो दी जाती हैं, दे आर नोन एज सेफ्टी रिकमेंडेशंस, और उन सेफ्टी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करके उस सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है। मुजाहिदुल इस्लाम लाइमलाइट में आ गया, उसको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे और वो अल्लाह खैर सल्ला। इसका क्या है, जो वो इंक्वायरी कहेंगे वो कर देंगे, कहीं पे वो नौकरी भी ऑफर कर देंगे। हमारे मुल्क में ब्लैक बॉक्स समेत फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के डीकोड हो जाने के बावजूद भी ऐसे हादसात की हकीकत आवाम से छुपा ली जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाने वाली एयर ब्लू हादसे की वो तहकीकाती रिपोर्ट है जो 26 अप्रैल 2012 के रोज भोजा हादसे के बाद मंजर आम पर लाई गई। मुसाफिरों के लवाहिकीन उसे मुबहिम करार दे चुके हैं। एयर ब्लू के केस में भी यही हुआ है कि वो सही बात नहीं बताते लोगों को और कवर अप कर देते, जो बड़ी ज़्यादती की बात है। मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस अलॉन्ग विद फॉरेन एक्सपर्ट, न्यूट्रल फॉरेन एक्सपर्ट, इंडिपेंडेंट लोग ये इंतजाम करें। हमने सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज की हुई है एक अथॉरिटी में। वजारत दिफा ने एरोगेट की हुई हैं सारी पावर्स, अपनी सारी सेंट्रलाइज की हुई हैं। तो अगर ये रिलीज़ हो जाती है सही पॉलिसी, तो फिर उनकी बदनामी होगी। पाकिस्तान में होने वाले हालिया दोनों फिजाई हादसात की तफसीलात क्या हैं? भोजा एयर हो या एयर ब्लू, कौन सा हादसा किस तरह पेश आया और किन वजूहात के बायस ऐसी तहकीकात को मंजर आम पर आने से रोका जाता है? फिजाई हादसात में हुकूमत समेत कौन सा इदारा कहाँ कितना जिम्मेदार है और किसी भी फिजाई हादसे के पीछे क्या क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? ये सब जानने से कबल आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेक का वक्त हो चुका है।